गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर की जिसका नाम है वन और वन्य संसाधन। जिस चैप्टर का नाम है वन और वन्य संसाधन, ठीक है। तो इसी चैप्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए, चैप्टर में सबसे पहले है वन और वन्य प्राणी, ठीक है, और उसके संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में मेनली दो चीज़ पढ़ना है, वन के बारे में और एक वन के प्राणी के बारे में, ठीक है। क्लास 10 का चैप्टर है ज्योग्राफी का, और ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। चलिए, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वन्य जीव क्या है? वन एवं वन्य प्राणी। तो इसमें हम सबसे पहला बात करते हैं वन एवं वन्य प्राणी में वन की। देखिए, पृथ्वी के जिस भूभाग पे है ना बृहस्पति स्वयं विकसित होती है उसे प्राकृतिक वन कहते हैं या वन कहते हैं। जहाँ पे अपने आप पौधा उग जाए, अपने आप पौधा प्लांट जो है ना अपने आप ग्रो कर जाए तो उसको बोलेंगे वनस्पति, उसको बोलेंगे प्राकृतिक वन, ठीक है। और जब कोई भी वानिकी जो है, वानिकी उसको कहते हैं जब किसी जगह मनुष्य के द्वारा लगाया जाता है, मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है उस जंगल को, उस वन को, उसको वानिकी बोला जाता है। क्योंकि जो वानिकी होते हैं वो उसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ज़्यादा इधर उधर का चीज़ नहीं होता है। मतलब कि वही पौधे लगाए जाते हैं जो पौधे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, वही वनस्पतियाँ लगाई जाती है जो वनस्पतियाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। दूसरे वनस्पति का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वन और वानिकी में यही अंतर है। पूछ सकते हैं एक क्वेश्चन एक मार्क्स में कि वन क्या है या वानिकी क्या है। इसके अलावा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी सीधा सीधा हम कह सकते हैं दुनिया में पूरे वर्ल्ड में जितने भी सजीव लोग हैं सबको बायोडाइवर्सिटी के अंदर डाला गया, सबको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। वैसा चीज़ जो कि लिविंग थिंग है, जो सजीव है, जो भी प्लांट और एनिमल्स है वो सभी के सभी बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिसमें से प्लांट और एनिमल्स, जिसमें है प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। प्लांट और एनिमल्स, देखिए इनका क्या होता है प्लांट और एनिमल्स का। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल्स नॉर्मली जब आते हैं तो प्लांट, फ्लोरा को कहते हैं प्लांट और फौना को कहते हैं एनिमल। फ्लोरा को बोलते हैं प्लांट और फौना को बोलते हैं एनिमल। फ्लोरा मतलब सीधा समझिए फ्लावर, फ्लोरा मतलब फ्लावर, और फ्लावर हमको मिलते हैं प्लांट में, ठीक है। और फौना का मतलब एनिमल, ठीक है। फ्लोरा से फ्लावर ये याद रखते हैं, कनेक्टिंग वर्ड है इसलिए कहा जाता है। और फ्लावर जो होते हैं वो प्लांट में मिलते हैं, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। ये एक टेक्निकल नाम है, यही क्वेश्चन में पूछ सकता है, फ्लोरा और फौना पूछ सकता है, प्लांट और एनिमल नहीं पूछेगा, ठीक है। तो फ्लोरा और फौना, जैसे कि एनिमल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं जो कि आपको बायोलॉजी में पढ़ना भी है, जैसे कि प्रोटोजोआ, नहीं, मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। फिर उसमें भी एनिमिलिया के बहुत सारे पार्ट है, प्रोटोजोआ, स्लेंटेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, हेलमिन्थेस, स्कॉडेटा, आर्थ्रोपोडा, मैमेलिया, मैमेलिया आर्थ्रोपोडा, फिर से मलस्का वगैरह बहुत सारे 10 के करीब है, ठीक है। और उस 10 में कॉर्डेटा के भी 5 कॉर्डेटा के हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मैमेलिया, पीसेस और एप्स, ये 5 है, ठीक है। तो ये सब एनिमल्स के हो गए। इसके बाद प्लांट के हो जाते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। इसके अलावा है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन, ये सब बहुत सारे हैं इसमें भी, ठीक है। तो यही इसी को फ्लोरा और फौना कहते हैं, यानी कि जो भी प्लांट और एनिमल है, जो भी प्लांट और एनिमल का टाइप है, इसी को फ्लोरा और फौना के अंदर डाला गया है, ठीक है। सीधा सीधा समझिए कि प्लांट और एनिमल का न्यू नेम है फ्लोरा और फौना। इसके बाद हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। अब हम बात करने वाले हैं इकोसिस्टम, हमारा इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम किस पे डिपेंड करता है? इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा प्लांट पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट ही हमारा प्रोड्यूसर है, प्लांट ही हमारा प्रोड्यूसर है। और जब प्रोड्यूसर होगा तभी कंज्यूमर बनेगा, जब प्रोड्यूसर होगा तभी कंज्यूमर रहेगा, अगर प्रोड्यूसर ख़त्म तो कंज्यूमर भी ख़त्म। तो देखिए, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
इसका क्या उपाय है, जैसे कि ये देखिए एक डिस्क्रिप्शन से ये कह समझ सकते हो इकोसिस्टम को। जैसे कि हम एक फूड चेन बना रहे हैं, फूड चेन में सबसे नीचे डाल रहे हैं प्लांट को, ठीक है। प्लांट के ऊपर हम डाल रहे हैं इंसेक्ट को, ठीक है। इंसेक्ट के ऊपर हो गया फ्रॉग, फ्रॉग के ऊपर हो गया हमारा स्नेक, स्नेक के ऊपर हम लोग ले लेते हैं पिकॉक, ठीक है। पिकॉक के ऊपर हम, पिकॉक के बाद हम ले लेते हैं फिर वल्चर, ठीक है। वल्चर के बाद हम लोग ले लेते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के बाद डाल देते हैं सॉइल, एंड देन इट्स कंप्लीट। अब इसका मतलब समझिए, जैसे कि प्लांट, जैसे कि ये प्लांट, ठीक है। तो प्लांट को इंसेक्ट खा जाता है, ठीक है। इंसेक्ट को फिर फ्रॉग खा जाते हैं, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को पिकॉक, और पिकॉक को फिर वल्चर, और वल्चर को फिर बैक्टीरिया, वल्चर को फिर बैक्टीरिया खा जाता है, और बैक्टीरिया को सॉइल इरेक्ट करता है, और इसके बाद जो होता है सो फिर सॉइल में प्लांट प्रोड्यूस कर जाते हैं। तो यही जो है ना लाइफ साइकिल है, और इसी लाइफ साइकिल को इकोसिस्टम बोला जाता है। मतलब कि इकोसिस्टम के लिए इन सभी का होना जरूरी है। मतलब कि इनमें से एक को भी हटा दिया जाए तो बाकी का लाइफ, पूरे का लाइफ क्या होगा, डिस्पॉइल हो जाएगा, सबका सब लाइफ जो है ना बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इस इकोसिस्टम के बाद। देखिए वन वानिकी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो वन क्या है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा वानिकी है, ठीक है। ये जो है ये वानिकी है, और ये वन है। मतलब कि इसमें हर तरह के प्लांट मिलेंगे, लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट और नेचुरल जो प्लांट्स होंगे वही मिलेंगे, ठीक है। और ये हमारा बायोडाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के लिए तो ये क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे एनिमल्स है कुछ बहुत सारे, ये बहुत सारे प्लांट्स है, इसीलिए इनको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वन और वन्य प्राणी संसाधन। तो देखिए ये क्या है वन और वन्य प्राणी संसाधन। तो वन और वन्य प्राणी, वन एवं वन्य जीवों का ह्रास, इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है हम लोग का, इंपॉर्टेंट है जो कि वन और वन्य जीवों का, कि वन का ह्रास कैसे हुआ, वन खत्म कैसे हुए, ये पढ़ना है। तो सबसे पहले रेल मार्ग के कारण, ठीक है, सड़क मार्ग के कारण, औद्योगिकरण के कारण, नगर एवं कृषि के कारणों से हमारे वन का ह्रास हुआ। अब बोला जाएगा कि रेलवे के कारण कैसे हुआ। तो आइए हम बताते हैं आपको कि रेलवे के कारण कैसे हुआ है हमारे वनों का ह्रास, ठीक है। देखिए ये रेलवे, रेलवे की जो पटरियों के नीचे जो होती है ना वो लकड़ियों की लगती थी स्लीप, जो कि अभी हमारे लोग के यहाँ जो स्लीप लगती है वो सीमेंट की लगती है सीमेंट की, लेकिन उस समय कैसे लगती थी, लकड़ियों की लगती थी, लकड़ी की लगती थी, ठीक है। तो ये लकड़ी की स्लीप, इसके लिए बहुत सारे पेड़ काटे गए, कृषि, कृषि के लिए बहुत सारे पेड़ काटे गए, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारे पेड़ काटे गए, ठीक है। उसके बाद ये माइंस, माइंस के लिए जंगलों को बहुत बहुत जंगलों को तबाह कर दिया जाए। जैसे एक ये पेट्रोलियम लिक्विड माइंस का मैंने पिक्चर दिया है, लिक्विड मतलब कि पेट्रोल या गैस वगैरह का माइंस है, एक पेट्रोलियम वगैरह का माइंस है। देखिए इसमें से पेट्रोल निकलने के लिए किस तरह से पूरा चारों तरफ से कितना गहरा कर दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा एरिया का जो भी जंगल रहेगा वो क्या हो जाएगा, बर्बाद, ठीक है। चलिए अब हम वापस आते हैं अपने पहले टॉपिक पे। तो जहाँ पे हम बात कर रहे थे रेल मार्ग, सड़क मार्ग, औद्योगिकरण और नगर कृषि के कारण जो है सो हम लोग का ह्रास हुआ है, ठीक है। नगर कृषि के कारण हमारे हम लोग के वनों का, जंगलों का ह्रास हुआ है। दूसरा देखिए अब जंगलों का ह्रास कहाँ कहाँ से होता है। सो 1951 ईस्वी में से 1980 के बीच, 51 से 80 के बीच, मतलब लगभग 29 साल, इस 29 साल के बीच 26,200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को वन
से जो हटा करके कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि इतने दिन के अंदर में जो वन था, वन को यानी कि जंगल को काट करके हटा दिया गया, उसकी जगह खेती कृषि अपनाई गई उसकी जगह। ठीक है, वन को हटा करके कृषि अपनाई गई। ठीक है, कृषि में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद जब कृषि में परिवर्तित कर, इसके अलावा झूम खेती और स्लैश और वन खेती के कारण भी जो हमारे वन थे वो वनों की बर्बादी हुई। झूम खेती क्या होता था कि हर बार एक ही जगह से फिर दूसरी जगह फिर तीसरी जगह तीन चार जगहों पे मिला के खेती करते थे, जिसके कारण वन की बर्बादी होती थी। स्लैश और वन कृषि इससे भी बेकार है। इसमें क्या करते थे, इस जगह पे खेती कर रहे हैं, फसल रोपने के बाद जो भी नीचे का अवशेष बच गया सबको जला फैला देते थे, जला उला दिए पूरा को, और उसके बाद फिर से राख को मिला दिए इसी मिट्टी में, ऐसे फिर खेती की। इससे मिट्टी की भी थोड़ी बर्बादी होती थी और जंगल तो बर्बाद होता था, बहुत अलग है। चलिए, इसके बाद है 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर की वन को नष्ट कर दिया गया। 5000 किलोमीटर के वर्ग को नष्ट कर दिया गया 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण। उसके बाद पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खनन के कारण टाइगर रिजर्व खतरे में आ गया है। जब डोलोमाइट का खनन हुआ था पश्चिम बंगाल में, तो उसमें जो टाइगर रिजर्व थे, ठीक है, वो परेशानी में आ गए थे। उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में हम लोग के यहाँ बात चल रही है एक हीरे के खदान के बारे में, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश एमपी में है। ठीक है, तो अब एमपी में हीरे का खदान है, वो जंगलों के बीचों बीच है। अगर वो खदान को है, अब उसको काटने का टेंडर वगैरह भी मिल गया है। अब क्या होगा कि उस हीरो को निकालने के चक्कर में, हीरे को निकालने के चक्कर में हम लोग का जो जंगल है वो जंगल का बर्बाद हो गया। आप लोग को पता है कि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा जंगल है, और उस एरिया से भी जंगल अगर हटने लगे तो भारत में वैसे ही जंगल की कमी है, तो जंगल की कमी और हो जाएगी। एक योजना के अनुसार करीब करीब भारत में 19% जंगल 2001 तक थे, और उसके बाद अब जो बढ़ करके 2005 में 20% हुए हैं, जो कि काफ़ी कम है। इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि कम करने की। चलिए, इसके बाद जीव के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई अब जीव, पेड़ पौधे का तो नाश कैसे हुआ इसका पता चल गया, लेकिन अब जीव के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, बिहार बोर्ड के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वन्य जीव या वन का ह्रास या वन्य जीवों का ह्रास। तो देखिए, जीवों का ह्रास कैसे, वन कम होगा तो जीव वैसे भी कम जाएंगे। जो जंगली जानवर रहेंगे तो भाई जब उनको घर नहीं मिलेगी तो वो जाएंगे कहाँ, घर मिलेगी तभी तो वो रहेंगे। और यही कारण है कि वो लोग अभी हाल फिलहाल आप लोग सुनते होंगे कि ये इस गांव में शेर निकला, इस गांव में बाघ निकला, ये निकला, तेंदुआ वगैरह किसी किसी गांव में चला जाए। तो भाई जब उनके घर पे कब्जा कर ले रहेंगे आप लोग, जब उनके घर में रहने के लिए जगह नहीं बचेगा, जंगल ही नहीं बचेगा, तो वो लोग कहाँ आएंगे, बाहर ही नहीं आएंगे। उनको बाहर आने का कोई शौक थोड़ी है। उसके अलावा हो गया शिकार के कारण। अब लोग देखो, शिकार में होते थे कि शिकार में बड़े बड़े जानवर मरते हैं, जैसे कि छोटे मोटे जानवर का लोग शिकार नहीं करना चाहते थे शेर, बाघ, चीता, हाथी, ये सब का शिकार करें। और हमारे पुराने बॉलीवुड मूवी वगैरह में भी देखिएगा बहुत सारे सिर वगैरह लगे होते थे जानवर के, जिसके कारण शिकार के कारण भी जो है सो जानवर की कमी। अभी तो शिकार के लिए भाई पहले ही मना कर दिया गया, अभी शिकार के लिए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, प्रतिबंध लग चुके हैं। अगर शिकार करने पर आपको सज़ा भी मिल सकती है, बहुत सारी है। ठीक है, इसके अलावा भोजन की कमी। ठीक है, शिकार हो गया, इसके अलावा जानवरों को भोजन का अभाव होने लगा। अब भाई जब इकोसिस्टम में पढ़ाए थे, जब प्रोड्यूसर ही नहीं रहेगा तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर को खाना ही नहीं करवा पाएगा, तो वो तो ऑब्वियसली मर जाएंगे। जैसे कि हम लोग मानव, अगर मानव हम लोग हैं, हम लोग डिपेंड है प्लांट्स और एनिमल दोनों पर। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल दोनों पर। लेकिन अगर प्लांट्स ख़त्म हो जाए तो जिस एनिमल पर हम लोग डिपेंड है वो एनिमल स्वतः ख़त्म हो जाएंगे, और जब ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे तो हम भी खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तीसरा है मौसम का बदलाव। मौसम बदलाव होने के कारण भी जो है सो बहुत सारे जानवर मर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अनुकूल अगर वातावरण नहीं मिलेगा तो फिर वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें आ जाइए। देखिए, देश में कुल वन आच्छादित क्षेत्रों का 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में। ठीक है,
जो भी वन का जो एरिया जो सबसे ज़्यादा है वो पूर्वोत्तर के 7 राज्य में, जिसको 7 सिस्टर 7 बहन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, इसके बाद आते हैं, बात करते हैं हम दूसरे की। तो भारत में 188 आदिवासी जिले हैं, जिसमें कुल जो वन का क्षेत्र है 60% सिर्फ आदिवासी जिले ही कवर कर रहे हैं। जो वन का क्षेत्र है वो 60% केवल आदिवासी कवर कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आदिवासियों का कितना ज़्यादा यूज है हमारे यहाँ। तो आदिवासी अगर रहते हैं तो जंगल रहता है, आदिवासी नहीं रहते तो जंगल वैसे ही कहानी जंगल का खत्म है। उसके बाद देश में वन छादित नहीं, वनों के मामले में सबसे जो प्रथम है वो मध्य प्रदेश है। हमारा प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का, ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी बोली थी। ठीक है, जहाँ देश का कुल जितना भी वन है ना पूरे देश में, उसका 11.22% है मध्य प्रदेश में। पूरे देश का 11.22% वन मध्य प्रदेश में। दूसरे स्थान पर आते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश। दूसरे स्थान पे आते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में 10% के करीब है। तीसरे स्थान पे आते हैं छत्तीसगढ़। तीसरे स्थान पे आते हैं छत्तीसगढ़। चौथे पे उड़ीसा और जबकि 5वें पे महाराष्ट्र है। सबका परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र में 7.101, फिर से उड़ीसा में 7.18, ये सब दिया हुआ। संसार में मात्र 3 बिलियन हेक्टेयर जो है ना वन रह गया। मात्र 3 बिलियन हेक्टेयर वन रह गया है, जो कि लगभग 800 वर्ष पहले से जो है ना, लगभग 800 वर्ष पूर्व से 6 बिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हो चुकी है। यानी कि 800 साल पहले से अगर लिया जाए तो 800 साल वर्ष के अंदर में 6 बिलियन हेक्टेयर से अधिक वनों की कटाई हो चुकी है। और जितने ज़्यादा वनों की कटाई होगी उतना ज़्यादा हम लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि वन है तो बहुत कुछ है। हाल ही में वन विकास के लिए भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वन के विकासों में जो है ना, तो भारत को दूसरे नंबर पे अभी दर्जा मिली, जो चीन के बाद हो रहा है। ठीक है, अगर किसी को लिखना है तो इसके बारे में लिख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं वन एवं वन्य प्राणी संसाधन में प्रजातियाँ यानी कि स्पीसीज के बारे में। ठीक है, प्रजातियाँ यानी कि स्पीसीज के बारे में। अब स्पीसीज के बारे में, ये स्पीसीज होता क्या है? तो देखिए, स्पीसीज भारत में लगभग 81,000 जो है ना स्पीसीज, जो कि वन्य प्राणी की प्रजातियाँ है, लगभग 81,000। और 45,000 के करीब वनस्पति यानी प्लांट्स की। यहाँ की बात करें तो फ्लोरा की 45,000 प्रजातियाँ और फौना की 81,000 प्रजातियाँ। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया में पाई जाती है। ये केवल हमारे इंडिया में। ठीक है, अब देखिए, अब जब इतना ज़्यादा है तो एक बात आपको और बता दूं कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा टाइप के जो है ना फसल मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइप के एनिमल्स मिलते हैं। कि हमारा कंट्री जो है इसके मामले में A1 है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का अभी तक पता ही नहीं चला है। अगर नॉर्मल बात की जाए केवल चावल की, तो चावल की केवल 50 से 60,000, 50,000 से 60,000 तक, 50,000 से 60,000 टाइप के जो चावल है ना, चावल के प्रकार हम लोग के हैं 60,000 टाइप के चावल। तो सोच सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के चावल की, अलग अलग टाइप के सामानों की है। जैसे कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसर्च के द्वारा इन सभी जानवरों को और प्लांटों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, IUCN के द्वारा प्लांट और एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स IUCN, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करने आते हैं सामान्य जातियाँ की। ठीक है, तो मतलब कि इसको जो है सो IUCN के तहत 6 भागों में जानवर को बांटा गया है। ठीक है, आप देखिए, अब कुछ जानवर क्या होते हैं, कुछ लापता हो रहे हैं, कुछ ख़त्म हो रहे हैं, तो उन लोगों को बचाने के लिए अलग अलग तरह से कदम उठाया जा रहा है। उन लोगों के लिए अलग अलग ग्रुप बांटा जा रहा है, बस उन्हीं के लिए पढ़ना।
सबसे पहले है सामान्य जातियाँ, फिर संकटग्रस्त, फिर सुवेदु, फिर दुर्लभ, फिर स्थानीय, फिर लुप्त जातियाँ। तो आइए इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो जिसमें से सबसे पहला टॉपिक हमारा है वो है सामान्य जातियाँ। देखिए सामान्य जातियाँ क्या है। सामान्य जातियाँ वैसे जातियों को सामान्य जातियाँ कहते हैं जिसमें जो प्लांट है उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसा है वैसा चल रहा है, सब चीज़ यहाँ पे ठीक है, नहीं सब बर्बाद उर्बाद होने वाला नहीं। जैसे कि एक पेड़ है चीर, ये है चीर का पेड़, ठीक है। इसके अलावा ये है ये है चीर का पेड़ और ये है साल का पेड़, ठीक है। और इसके अलावा ये गाय हो गया, ठीक है। तो ये सब वैसे प्लान एनिमल्स है जो कि ख़त्म उत्म होने वाले नहीं है एकदम, अभी बहुत टाइम तक भी ये लोग रहेंगे। तो इन लोगों के ऊपर कोई ज़्यादा खास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आ जाइए, दूसरा संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त का मतलब वैसा जो विलुप्त होने के बाद इसी का नाम है। अब संकटग्रस्त होने का मतलब कि ये कब ख़त्म हो जाए जिसकी कोई गारंटी नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, लोग मिल भी नहीं रहे हैं। इसके लिए लोगों को चाहिए कि प्रयास करें, सरकार की मदद करें और इन सभी को बढ़ावा दे, क्योंकि ये जैसे ही जो है ना, ये दुनिया के अनमोल चीज़ें जो कि अगर ख़त्म हो गए तो फिर मिलने वाले नहीं है। जिसमें कि काला हिरन है, ठीक है। संकटग्रस्त में क्या है, काला हिरन हो गया ये, फिर से काले हिरन के बाद हो गया आपका मगरमच्छ जो कि ख़त्म होने वाला है। आपको एक बात बता दूँ कि जो मगरमच्छ है वो डायनासोर की प्रजाति के, इनफैक्ट ये डायनासोर के पहले से इस अर्थ पे अलाइव है। इसके बाद हो गया आपका ये संगाई जिसको कि मणिपुरी हिरन कहते हैं। इसके बाद ये जंगली गधा, नॉर्मल गधा की बात नहीं कर रहे, जंगली गधा, ठीक है। तो ये सभी संकटग्रस्त हो चुके हैं, कभी भी ये सब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अब ये सब तो हाल ही में देखने को भी नहीं मिलते, ठीक है। अब जो मगरमच्छ की बात कर रहे हैं तो मगरमच्छ सभी नहीं, ये मगरमच्छ क्योंकि इसका एक और प्रजाति होता है एलिगेटर, जो अभी हम लोग को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है एलिगेटर, ठीक है। तो एलिगेटर की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मगरमच्छ की, ठीक है, जिसको कि हम लोग एलिगेटर को हम लोग घड़ियाल बोलते हैं। और ये तो ब्लैक हिरन तो अब साफ ही नहीं दिखाई देता है, बहुत कम, ठीक है। और चलिए इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा नंबर, जिसको सुवेदु कहा जाता है, सुवेद जातियाँ, ठीक है, सुवेद स्पीसीज है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए ये प्रजातियाँ वैसी प्रजातियाँ जो कि बहुत कम होती जा रही है, ये धीरे धीरे इनकी संख्या कम होते जा रही है। अब कम होने के कारण क्या होगा कि इसकी संख्या अब में और कमी आएगी तो ये फिर संकटग्रस्त में पहुंच जाएंगे, इसकी संख्या में और ज़्यादा कमी आएगी तो ये भी कहाँ पहुंच जाएंगे, संकटग्रस्त में पहुंच जाएंगे। अब संकटग्रस्त से बताने के लिए हमको क्या चाहिए कि इन लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए, इन लोगों को बचाया जाए। तो इसमें आते हैं नीली भेड़, ठीक है, ये नीली भेड़ है जो कि हिमालय पे रहने वाली है। दूसरी है डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन नदी, डॉल्फिन मछली गंगा नदी की रहने वाली। और फिर ये हाथी सभी हाथी नहीं, एशियाई हाथी जो कि बहुत फेमस है। तो ये सब वगैरह वगैरह ये सब एनिमल्स है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चल इसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर पे, दुर्लभ जातियाँ। चौथे नंबर पे है दुर्लभ जाति। इस जाति तो वैसे ही दुर्लभ है, ये जाति क्या है, वैसे ही ये जाति दुर्लभ है। अब ये जाति दुर्लभ वैसे ही कैसे है, क्योंकि दुर्लभ इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि इस जाति में वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। अब जो कम है जगह, घर में मान लो कि 100 आदमी का नॉर्मल घर चल रहा है, अब जिसके घर में पहले से ही 10 गो आदमी है, उसके ऊपर जाओगे हल्ला करने तो क्या करेगा, तुम उसको मारोगे तुरंत मर जाएगा, ठीक है। तो वही हाल है इसका, दुर्लभ जातियाँ इसलिए कहा गया क्योंकि दुर्लभ जातियों के पास पहले से ही इसकी संख्या कम है। जिसमें है हिमालय के भूरे भालू, पहले से ही कम है तो ये हमेशा संकट में बना रहता है कि कब ख़त्म हो जाएगा, जिसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो हिमालय के भूरे भालू ये ब्राउन कलर का होता है, इसको इंग्लिश में ब्राउन बियर्स भी कहा जाता है। उसके बाद ये एशियाई भैंस, नॉर्मल भैंस नहीं, एशियाई जंगली भैंस की बात कर रहे हैं जो कि जंगलों में पाए जाते हैं, ये देख लीजिए।
इसके बाद हम बात कर रहे हैं तीसरा रेगिस्तानी लोमड़ी, जो कि केवल रेगिस्तान में पाई जाती है, हमारे थार में भी पाई जाती है। तो ये रेगिस्तानी लोमड़ी, तो ये सब का हालत जो है ना, ये सब पहले से ही काफ़ी कम है, कि इतनी कम है ना, इतनी कम इनकी संख्या है कि ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, कि इसका कोई अता पता नहीं है। चलिए इसके बाद हम चौथे की बात कर, ये है स्थानीय जातियाँ, मतलब कि वैसे एनिमल्स जो स्थान मतलब कि एक फिक्स जगह होते हैं, उस फिक्स जगह पे मिलते हैं, और उसी फिक्स जगह पे अगर वो एनिमल से मिलना छोड़ दे तो क्या होगा। अगर उस फिक्स एनिमल, तो हम कहेंगे कि सीधा से हम एक ही बात कहेंगे कि अब इस एनिमल्स की कमी होती जा रही है, जिसमें कि है निकोबारी कबूतर, अंडमानी टील, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन। मिथुन नाम का एक एनिमल है जो कि अरुणाचल में मिलता है, इसीलिए अरुणाचल के मिथुन इसको बोला जाता है। ठीक है, देखिए ये है मिथुन, ठीक है, ये मिथुन है। उसके बाद ये निकोबारी सुअर, निकोबारी कबूतर है, अंडमानी जंगली सुअर है, वो दूसरा है निकोबारी कबूतर। ठीक है, तो निकोबारी कबूतर क्या है, सो देखिए ये है निकोबारी कबूतर। ठीक है, बहुत फेमस है, बहुत खूबसूरत होती है, अपने खूबसूरती के लिए बहुत फेमस है, लेकिन इसकी स्थिति भी बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि ये निकोबार में ही मिलती है, निकोबार में धीरे धीरे वैसे ही ये ख़त्म होती जा रही है। इसके बाद ये है अंडमानी टील, ठीक है, बत्तख के तरह का एनिमल है, इसका नाम है अंडमानी टील, ये भी अब काफ़ी कम होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं लास्ट की, जो है लुप्त जाती है। लास्ट में है जो कि जिसका नाम है लुप्त जाती है, जो कि अब लुप्त हो चुकी है, समझिए, तो अब लुप्त हो चुकी है। ठीक है, इसके मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं, इस एनिमल्स के मिलने के चांसेस अब काफ़ी कम हो गए हैं। देखिए लुप्त जातियाँ जो है उसका एशियाई चीता, जो एशिया का चीता होता है इसको एशियाई चीता कहते हैं, गुलाबी सर वाली बत्तख और डोडो तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। एक बात याद रखिएगा, ये दोनों हमको नहीं लगता है कि ओरिजिनल पिक्चर है, क्योंकि दोनों हमको पेंटिंग टाइप का लग रहा है। गूगल पे भी इसका पिक्चर जो है ना, ओरिजिनल पिक्चर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। आप किसी भी अति के नज़र में आएगा तभी ना वो फ़ोटो आपको दिखाएगा। कोई भी फोटोग्राफर जब उसको देखेगा ही नहीं, तो उसका फ़ोटो ही नहीं क्लिक करेगा, तो वो कैसे आपको फ़ोटो दिखेगा, मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये है डोडो, ठीक है, ये है गुलाबी सिर वाली बत्तख और ऊपर है चीता। पता है एशियाई चीता जो है सो अब मिलता नहीं, लेकिन इसकी बहुत क्वालिटी है। ये 112 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है, 112 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, डोडो हो गया, ये हमारा टाइगर हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये सब अब जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ये दुनिया से। डोडो तो साफ ख़त्म हो गई, अब कहीं दिखती भी नहीं है। एशियाई चीता भी ख़त्म हो गया है, अब दिखता ही नहीं। अब नहीं दिखता तो फिर हम इसको कहाँ देख सकते, क्या पेपर टीवी में फ़ोटो में, तो हम इसको सामने से देख नहीं सकते। जू में भी, इनफैक्ट जू में भी नहीं देख सकते। और इन लोगों के रहने से हमारे यहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे बोलता है ना लोग कि ये सब एनिमल बेकार है, क्यों रहते। एक बात याद रखिएगा, ये सब एनिमल से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि टाइगर हम सबको पता है कि टाइगर जंगली जानवर है, जानवर मार करके खाता है। लेकिन एक बात ये है, टाइगर से बहुत बेनिफिट है। जिस एरिया में टाइगर रहता है वो एरिया सबसे साफ़ और सबसे स्वच्छ एरिया होता है, क्योंकि टाइगर जब एक बार छींकता है ना, तो उसके आसपास के जितने बैक्टीरिया होते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया और वायरस मर जाते हैं। उसके छींक में इतना एंटी पावर होता है। ठीक है, एंटीबॉडी इतनी ज़्यादा होती है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट है हमारा वन के बारे में आते हैं। ठीक है, तो वन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अत्यंत सघन वन। ठीक है, तो अत्यंत सघन वन देखिए इसको बोला जाता है अत्यंत सघन वन, जो कि पूरा एकदम घना हो, एकदम पेड़ के पास पेड़, इसको अत्यंत घना वन बोलते हैं। और इसकी जो संख्या वो है 70% है, और ये हमको मिलता है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि नागालैंड वगैरह से
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह से आती है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद है सघन बर्ग। ठीक, सघन बर्ग जो है ना 40 से 70% का एरिया है। और देखिए इसको सघन वन बोला जाता है, मतलब कि जो इससे जो होता है ना थोड़ा हट का पेड़ होता है, थोड़ा थोड़ा, इसमें एकदम सटा एकदम ऐसे ऐसे पेड़ होगा सटा, और इसमें थोड़ा थोड़ा हट कर होगा, थोड़ा थोड़ा दूरी पर होगा पेड़, इसीलिए इसको सघन बोला जाता है। तीसरा है खुले। अब खुले क्या होते हैं? खुले का मतलब पूरा एकदम ओपनली खुला हुआ। तो ये देखिए ये है खुले, ये है खुले वन, जिसको ओपन फॉरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इतने दूरी पे, इतने ज़्यादा दूरी, एक पेड़ यहाँ, फिर एक पेड़ यहाँ, फिर एक पेड़ यहाँ, इतने ज़्यादा दूरी पे पेड़ होते हैं ना कि आराम से धूप वगैरह सब नीचे आ जाती है। लेकिन डेंस फॉरेस्ट और वेरी डेंस फॉरेस्ट में तो इसमें तो धूप आने का थोड़ा बहुत चांस है, लेकिन इसमें धूप आने का नीचे कोई चांस नहीं है, और इसमें तो पूरा का पूरा धूप नीचे आ जाता है। उसके बाद चौथी है झाड़ियाँ एवं अन्य वन, जो कि अपने बिहार में सबसे ज़्यादा झाड़ियों का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसमें कि 10% से भी कम है। और यह झाड़ी जो छोटे छोटे कटीले पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती है। ठीक है, ये सब अपने बिहार में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैंग्रोव वन, इसको तटीय वन भी कहा जाता है, जो कि समुद्र के तट के किनारे मिलता है। जो भी हमारे तटीय स्टेट है जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु वगैरह, तो इस सब में ये देखने को मिलेगा मैंग्रोव का जंगल। ठीक है, मैंग्रोव का जंगल में बहुत अटपटा एकदम पूरा जड़ ऐसे 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 जड़ निकली हुई होती है ऊपर से। इसमें कोई फंस जाए ना, अगर उसको निकलने का पता नहीं हो कि कैसे निकला जाता है, तो वहीं में मर जाएगा अटक के। इतना भयानक इसका ऐसे ऐसे पानी से ऐसे ऐसे जड़ निकला रहेगा, पूरा एकदम ऐसे ऐसे घुमा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं येव के बारे में। किसके बारे में? हिमालय येव। येव क्या है? देखिए, ये एक प्रकार का चीड़ प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। ठीक है, एक पेड़ है, देखिए यही है येव हमारा। ठीक है, इसी टाइप का है ये येव है। ठीक है, ये एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। चीड़ की छाल, पत्तियाँ और टहनियों को जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकलता है। चीड़ की पत्तियों की छाल, पत्तियों और टहनियों से टैक्सोल नाम का एक केमिकल्स निकलता है, जो कि जिसका कि कैंसर के लोगों के लिए उपचार बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके VVI क्वेश्चन है। ये क्या है? VVI क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि किस पेड़ से जो है ना से कैंसर की दवा बनती है, या किसके छाल से या टहनियों से दवा बनाई जाती है। तो देखिए, तो टैक्सोल नामक रसायन निकलता है जिससे कैंसर के रोगों का उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कैंसर के रोग का इलाज होता है, यानी कैंसर का इलाज होता है किससे? तो यही हिमालय यव नाम का जो प्लांट है, जो कि एक चीड़ प्रकार का पौधा है, इस पौधे से। ठीक है, इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की दवाई है। ठीक है, इसके अत्यधिक निष्कासन एवं वनस्पति जाति के लिए अत्यंत संकट का पैदा हो गया। पिछले 1-2 साल में हिमाचल प्रदेश में विभिन्न युग के हजारों पेड़ विलुप्त हो चुके हैं। अब ये ख़त्म होने की कगार पर है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है, इसको बचाया नहीं जा रहा है, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, एकदम कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो यही कह रहा है कि ये जो प्लांट है वो क्या है, धीरे धीरे ख़त्म होने की स्थिति पर आ रहा है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपके लिए, ये VVI क्वेश्चन हो सकता है कि किस पेड़ से जो है ना किस पेड़ से कैंसर की दवा बनाई जा सकती। तो हो सकता है हिमालय के यव से, या जिसे टैक्सोल नामक जो रसायन निकलता है उससे भी, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा वन और वन्य प्राणी संसाधन। ये इसमें 3 है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? नेशनल पार्क होता है, इसकी संख्या भारत में 50 है। नेशनल पार्क उसको बोलते हैं जो कि जिसमें कि जानवर को, प्लांट को रहने की फुल अनुमति होती है, लेकिन किसी आदमी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता इसमें। कोई भी इंसान हस्तक्षेप चाहे कि हम कर ले इसमें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों को जाने के लिए मनाही होती है, लोग नहीं जा सकते हैं इसमें, और ना लोग जा सकते हैं और ना इसके पेड़ पौधे को काट करके ला वगैरह सकते हैं। ये सब इसमें जो होता है ना, अनुमति नहीं होती है, जो नेशनल पार्क होता है उसमें। और इसकी संख्या भारत में 85 है। दूसरा है अभ्यारण्य, जिसको कि सेंचुरी बोलते हैं।
सेंचुरी की संख्या भारत में 448 है। सेंचुरी की संख्या भारत में 448 है। बिहार के बेगूसराय का कांवड़ झील और दरभंगा का कुशेश्वर जो जगह है, ये दोनों जगह पे भी सेंचुरीज बनाई गई है बिहार में। तो देखिए इस सेंचुरी का जो काम होता है, सेंचुरी में क्या होता है, इससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है सेंचुरी में। सेंचुरी में भी प्लांट एनिमल वगैरह को छूने का परमिशन तो मिलता नहीं है, बट यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा सा परमिशन मिल जाता है कि आप यहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फिशिंग मतलब मछली पालन वगैरह कर सकते हैं इस एरिया में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे छूट मिल जाता है। और तीसरा है बायोस्फीयर, मतलब कि जैवमंडल। ये भारत में इसकी संख्या 14 है, ठीक है। विश्व के 65 देशों में 243 बायोस्फीयर रिजर्व है। लेकिन देखिए अब कहने का मतलब ये है कि भारत में ठीक है, भारत में है, लेकिन इसको बनाया नहीं जाता है क्योंकि ये इतना बड़ा क्षेत्र में होता है ना, इतना बड़ा क्षेत्र में कि इसको बनाना समझिए कि पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ा क्षेत्र में होता है, ठीक है। ये अपने आप खुद से बना हुआ है, बस हम लोग उसकी हिफाजत कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके बारे में। देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये मनास नेशनल पार्क है, इसका एंट्री का रास्ता टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में है। ये वेलकम टू क्या है, सनंदी वाइल्डलाइफ सेंचुरी, ये सेंचुरी है। और ये देखिए ये हमारा है बायोस्फीयर रिजर्व, ये है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व तो है, तो देखिए क्या होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया में होता है, ठीक है। ये नंदा देवी नाम का जगह है, वहाँ का पिक्चर है, वो भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसमें बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स है जो कि आपको कलरफुल लग रहा है कि ये पेंटिंग क्या है, बल्कि ये पेंटिंग नहीं है, अलग अलग टाइप के प्लांट के फ्लावर्स हैं, जिसके कारण इनका जो कलर है ना वो चेंज हो चुका है, ठीक है। चल इसके बाद आते हैं बाघ परियोजना। बाघ हमारा राष्ट्रीय एनिमल है, जिसकी हम लोगों को जो है ना काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इसका बचाव करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, बाघ जो बोला जाता है कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, लेकिन बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु नहीं है। हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। हम लोग का जो हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। ये काफ़ी खतरनाक होता है, काफ़ी बड़ा होता है, नॉर्मल टाइगर से काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी ताकतवर भी होता है, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर। चलिए आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में हम बात स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, टाइगर जो है सो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जाति का, जंगली जाति है, ठीक है। क्या है, बहुत महत्वपूर्ण जाति है जंगली का। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या की अनुमति की संख्या 5500 से घटकर मात्र 1800 रह गई है, ठीक है। तो 5500 से घट कर क्या हो गया, सिर्फ 1800 हो गया। अब बाघ को मार करके उनका व्यापार जो होता है ना, चोरी करना, आवासीय स्थलों में शिकार, ये सब जो है ना भोजन के लिए, ये सब बहुत ज़्यादा बाघ का जो है ना मार करके उसका व्यापार किया जाता था, ठीक है, जिसके कारण इसकी संख्या काफ़ी घटती गई। बाघ के खाल का व्यापार होता था, इससे आई गई इसमें। और इसका सबसे बड़ा केंद्र समझिए कि हम लोग का चीन, वहाँ पे जे लेके जाओ, जे जानवर जाओ, सब जानवर का यूज कर रहता है। हमारे वन्य प्राणी हैं उनके संसाधनों पर अगर कोई अड़चन लगाता है तब वह है चीन। वहाँ पे सब कुछ का बाजार चलता है, एकदम खुलेआम बिकता है। और भारत में ये सब बैन है, बहुत चीज़। देखिए इनका बाघ का खाल होता था, बाघ के हड्डियों से जो होता है ना व्यापार होता है, ठीक है। बाघ का जो हड्डियाँ होती है वो काफ़ी कॉस्टली बिकती है, क्योंकि उससे दवाइयाँ बनाई जाती है, ठीक है। इसके विलुप्त हो जाने पर जो होता है, इस जाति के पौधे के इस जानवर के विलुप्त होने पर क्या हो सकता है, इसके विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी है ये, ठीक है। तो मतलब कि टाइगर के बारे में बोला गया है कि जब 1973 में इसके अधिकारियों के द्वारा जांच हुई तो 5500 से घटकर मात्र 1800 टाइगर यहाँ पे रह गए थे। 1800 टाइगर रहने के कारण इनकी जो संख्या में क्या हो रही, कमी आ रही थी, धीरे धीरे इनकी संख्या में काफ़ी कमी आ रही।
तो बाघों की बात करें तो बाघों की बहुत ज़्यादा हानि हो रही थी। इसकी जो जाति है वो ख़त्म होने का कगार पर आई थी, जिसके कारण हमारे देश में कई सारे बाघ के रिजर्व बनाए गए। वहाँ पे बाघ के कई सारे नेशनल पार्क्स बनाए गए बाघ के लिए। बाघ की परियोजना चलाया गया जिससे कि बाघ हमारे जो है ना वो हमारे सेफ रहे। ठीक है, बाघ परियोजना जो है सब पूरे विश्व की सबसे बेहतरीन परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी और इससे बहुत सफलता मिली, क्योंकि 1985 तक जो है हमारे बाघ की संख्या 4000 पहुँच गई थी। 89 में 4300 हो गई थी, लेकिन फिर से 1993 में जाकर ये 3600 पर पहुँच गई। भारत में 37,761 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए 27 बाघ रिजर्व है। भारत में कितने बाघ रिजर्व है? 27, जो कि अभी बढ़ कर के 50 पहुँच गए। अभी बढ़ कर के 50 हो गए हैं। अभी एकदम नॉर्मल करंट की हम बात करें तो ये 50 के करीब हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि बाघ को बचाने के लिए इसमें बहुत सारे, जैसे उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। फिर से पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है। फिर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो सुंदरबन डेल्टा के पास है। और सुंदरबन में ही जो बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर वो पाए जाते हैं। उसके मध्य प्रदेश में बाघगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में सिरक्का, पशु विहार, असम मानव निघाल और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। पेरियार नाम की एक नदी भी। ठीक है, ये सब जो है बाघ उदाहरण है। ठीक है, लेकिन हाल ही में हमारे बिहार में भी एक बाघ का रिजर्व केंद्र बना है, जिसका नाम है वाल्मीकि नगर। ठीक है, ये हमारे बिहार में अभी हाल फिलहाल में ही आया है। ठीक है, और यहाँ पे बाघों की संख्या करीब 45 है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। बाघ के बाद हमारा चिपको आंदोलन, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चिपको आंदोलन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में देखिए, इसमें क्या हुआ था चिपको आंदोलन में, कि चिपको आंदोलन के तहत क्या होता था कि जो भी लोग थे वो लोग पेड़ के चारों तरफ से ऐसे जो है ना चिपक जाते थे। और यहाँ के जो स्थानीय जनजाति के लोग थे और वो बोलते थे कि अगर पेड़ काटना है तो पेड़ को बचाने के लिए ऐसा कहते थे, पेड़ काटना है तो पहले इनको मारना पड़ेगा। इसके लिए ये लोग पेड़ के आगे खड़े हो जाते थे ताकि कोई भी ठेकेदार वगैरह कोई भी जो पेड़ को ना काट पाए। और सभी जंगलों के पेड़ के साथ ऐसे ही होता है। और ये चिपको आंदोलन जो होता है ना बहुत ज़ोर शोर के साथ चला था, जिसके कारण पेड़ को बचाया जा सके। पेड़ को बचाने के लिए ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, इसीलिए ये आंदोलन बहुत ज़्यादा फेमस है और एग्ज़ाम के लिए भी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं विश्व की 1 लाख कीट पतंगों की जाति, जिसमें 60,000 जातियाँ भारत में ही पाई जाती है। ठीक है, विश्व में 1 लाख से अधिक कीटों की संख्या, यानी कि इंसेक्ट। और सही बात है, ऐसा कहा जाता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा फाइलम है वो है ऑर्थोपोडा, और ऑर्थोपोडा में केवल कीट ही हैं, यानी कीड़े मकोड़े। 4100 मछलियों की प्रजाति है। 4100 मछलियों की प्रजाति भारत में 1693 प्रजाति है। जो पूरे विश्व में 4100 प्रजाति है पूरे दुनिया में, जिसमें से 1600 प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। पूरे विश्व में 9000 पक्षियों की प्रजातियाँ, जिसमें से लगभग 1200 भारत में पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार 4000 स्तनपायी जीवों में, यानी कि 4000 मैमल्स में 10% भारत में। इसलिए कहा जाता है कि भारत हमारा A1 है, रिच कंट्री है फ्लोरा और फौना के मामलों में। काफ़ी रिच है क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फौना के टाइप से भारत के पास। ठीक है, पादप बहुल देशों में भारत का 10वां स्थान है। यानी कि अगर इसकी बात की जाए कि जहाँ पे ज़्यादा, कहाँ पे किस जगह पे ज़्यादा प्लांटेशन है, ज़्यादा प्लांट है, ज़्यादा टाइप के प्लांट है, तो उसमें भारत का 10वां नंबर। भारत एक महत्वपूर्ण भौगोलिक सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है। ठीक है, वैल्यूएशन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, जहाँ 167 महत्वपूर्ण कृषि पादप प्रजातियाँ हैं, यानी कि कल्टीवेटेड प्लांट स्पीसीज जो होते हैं, यानी कि 167 स्पीसीज यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, जिसमें कि भारत में चावल, गन्ना, आम, जूट, नींबू, केला, बाजरा, ज्वार जैसे इस फसल का जो है ना स्टार्टिंग जो है सो
भारत में हुआ है। इस फसल को जो सबसे पहला खोजा गया था वो भारत में खोजा गया है। बट इसमें चावल जो है ना, थोड़ा सा चावल रेयर आ जाता है। चावल को कहा जाता है कि चावल का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना, सबसे पहली बार चीन में लगाया गया था, तो चावल को नहीं बोल सकते। बाकी गन्ना, जूट, आम तो कन्फर्म है। इसके अलावा इमली, ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, इमली हो गया। ये सब जो फसल है ये सब नॉर्मल, सबसे पहले ये सब का स्टार्टिंग जो है सो भारत में ही हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक आज का लास्ट टॉपिक है जो है हॉट स्पॉट और रेड डाटा बुक। तो हॉट स्पॉट क्या है? हॉट स्पॉट वैसे जगह को कहते हैं जिस जगह पे एक ही टाइप के जानवर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मतलब कि बहुत सारे टाइप के बहुत ज़्यादा जानवर हो, बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे रहते हैं, तो वो एरिया हॉट स्पॉट कहलाता है। जहाँ पे हर टाइप के जानवर, जैसे कि गुजरात के गिर वन में शेर पाए जाते हैं। भारत में केवल वही एक जगह है जहाँ पे शेर मिलते हैं, तो उसको हम हॉट स्पॉट बोल सकते हैं शेर का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक जो है सो एक ऐसा बुक है, रेड डाटा बुक, देखिए यही है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक जो है सो एक ऐसा बुक है जिसमें वैसे एनिमल्स को या वैसे प्लांट को स्टोर किया जाता है जो प्लांट खतरे के स्थान पे, यानी कि खतराग्रस्त हो चुके हैं, ठीक है, संकटग्रस्त हो चुके हैं, यानी कि कभी भी विलुप्त हो सकते हैं, उन लोगों को भी इसमें डाला जाता है। जो विलुप्त हो चुके हैं उन लोगों को भी इसमें डाला जाता है, और इन सबको डाल करके सबका एक पैकेज बनाया जाता है ताकि सब लोग को पता चल सके, लोग जागृत हो सके कि इसको, ये जो है ना खत्म होने की स्थिति में, तो इसको बचाया जाए इसके लिए। इसके बाद वन के लिए कई सारे नियम हैं, जैसे 1978 में अफ्रीकी कन्वेंशन की स्थापना हुई थी, जो इंटरनेशनल लेवल पे हुई थी, जिसके में कि इंटरनेशनल लॉ बने थे, कई ठो लॉ बने थे जो इंटरनेशनल पे लेवल पे, और सभी देशों को इसका मानना पड़ेगा। उसके बाद कुछ नेशनल लॉ, यानी कि इंडिया में कुछ जो लॉ बने थे, जो कि लॉ बने थे वन के लिए बनाए गए थे। तो धारा 21 का अनुच्छेद 47 के तहत, धारा 21 का अनुच्छेद 47, 48 तथा 51 के तहत वन्य जीव के संसाधन का संरक्षण के लिए ये बनी थी। धारा 47, 48 एवं 51 के तहत वन्य जीवों के संसाधन के लिए एक संरक्षण की धारा बनी थी, ठीक है, जो कि एक लॉ है। और ये हमारे संविधान का धारा है और संविधान का अनुच्छेद है, जिसके कारण ये भी एक जो है ना सो वन का लॉ है, वन का कानून है इसमें, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में हमने जो जो भी पढ़ा, इसमें से बिहार बोर्ड अगर एग्जामिनेशन के लिए बोला जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है इसमें से, तो वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एक चिपको आंदोलन, ठीक है। दूसरा जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ये कि वनों का ह्रास कैसे होता है, ठीक है, वन एवं वन्य जीवों का ह्रास। बस यही दो इम्पोर्टेंट टॉपिक समझिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ आपसे पूछा गया तो वो पूछा जाएगा कि वन्य के ह्रास के कोई कारण लिखिए, जीवों के ह्रास के कारण लिखिए, ठीक है, कि जीवों का ह्रास कैसे हुआ, वन्य का ह्रास कैसे हुआ। बस यही टॉपिक है, इसके बाहर का कुछ नहीं पूछते हैं इसमें से, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर में इतना ही था, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।